जय सिया राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं महारानी वेब सीरीज़ के बारे में, जो कि आप लोगों के बीच में सोनी लिव पर आ चुकी है। कई लोग देख चुके हैं। बड़े बड़े रिव्यू करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको 4 स्टार 5 स्टार तक दिया है। लेकिन आज हम इस वेब सीरीज़ का रिव्यू करेंगे सामान्य जनमानस के मानसिकता के आधार पर कि वो इसको देखने के बाद क्या सोचता है, क्या उसके दिमाग में विचार आते हैं, क्या ये मूवी और वेब सीरीज़ क्या सिंपल एक ड्रामा है या इस ड्रामे को बनाने के पीछे कोई एजेंडा है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। महारानी वेब सीरीज़ में आज जो बात की जा रही है, इस वेब सीरीज़ में सीधे सीधे बात की गई है राबड़ी देवी के बारे में, जिनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसते हैं और जेल जाते हैं। तब वो राबड़ी देवी को अपने प्रतिनिधि के तौर पर बिहार सौंप कर जाते हैं। अब ये वेब सीरीज़ उसी की पटकथा के ऊपर आगे बढ़ती है। महारानी के तौर पर उन्होंने क्या किया, किस तरीके से शासन किया। लेकिन आज हमें समझ में आता है, हम कभी भी राबड़ी देवी के इंटरव्यू देखते हैं तो राबड़ी देवी अपने इंटरव्यू में कभी भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रही या किसी भी टॉपिक पे बात करने में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रही जितना कि इस महारानी कैरेक्टर में दिखाया गया है। और इस वेब सीरीज़ के कंक्लूजन की यदि आज हम बात करते हैं तो कंक्लूजन सीधा सीधा ये है कि जो भी चारा घोटाला था, जिसको इस वेब सीरीज़ में दाना घोटाले के नाम से बताया गया है, ये वेब सीरीज़ कहने का प्रयास करती है कि लालू यादव का उसमें कोई भी रोल नहीं था। लालू यादव का इन्वॉल्वेशन जस्ट लाइक अ सिस्टम, उनका कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्वेशन इस चारा घोटाले के साथ नहीं था, जिसको इस वेब सीरीज़ में दाना घोटाले के नाम से बताया गया है। और दाना घोटाले का डायरेक्ट कनेक्शन दिखाया गया है राजपाल के साथ। हाँ, एक बात और, इस वेब सीरीज़ में राजपाल को हर कोई आके बोलता है महामहिम। इतना सम्मान किसी एक राज्यपाल को भारतीय राजनीति में देखने को नहीं मिलता। लेकिन पर इस मूवी में ऐसा है कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सब कुछ जातिगत आधार पे चलता है, बंटवारा जातिगत आधार पे होता है, लोगों की भावनाएं जातियों के आधार पर भड़काई जाती हैं। आप सवर्ण हैं, आप दलित हैं, ये वहाँ आज भी चलता है और इस आधार पे आज भी बिहार में सरकारें बनती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके वर्तमान समय में लोगों की मानसिकता बदल रही है। लेकिन ये वेब सीरीज़ फिर से लोगों को उसी विचारधारा की तरफ कहीं ना कहीं मोड़ती हुई नज़र आती है। जिस तरीके से इस वेब सीरीज़ में 2 नरसंहार दिखाए गए हैं, एक दलित समाज के और एक अपर कास्ट के, चाहे आप उसको सवर्ण बोलें, दोनों समाजों से रिलेटेड जो भी ग्रुप इस मूवी में, इस वेब सीरीज़ में दिखाए गए हैं, उसमें उनकी मानसिकता को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि सवर्ण समाज से रिलेटेड जो ग्रुप इसमें है, उसकी मानसिकता को बहुत ही विवक्त दिखाया गया है कि जब उस ग्रुप के सदस्य अपने मुखिया को बोलते हैं कि नहीं, पहले हम इस औरत के साथ कुछ गलत करेंगे, देन उसके बाद इसको हम मारेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस सेना की हम बिहार में बात करते हैं, रणवीर सेना की, उसको इस वेब सीरीज़ में वीर सेना के नाम से दिखाया गया है। और दलित लोगों के साथ रिलेटेड जो ग्रुप है उसको कामरेड बोला गया है, लाल सलाम। उनको सैद्धांतिक तौर पर बहुत ही सही बताया गया है कि उनकी विचारधारा कितनी स्ट्रांग है। मतलब कहीं ना कहीं कामरेड को बुद्धिजीवी बताने की कोशिश की गई है, जो आजकल के समय में हो रहा है। इस वेब सीरीज़ में जो भी कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर सीधा सीधा आज के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। और कहीं ना कहीं ये वेब सीरीज़ ये शो करती है कि नीतीश कुमार का व्यवहार कभी भी अपने विधायकों के साथ, कभी भी अपने मित्रों के साथ अच्छा नहीं रहा। मतलब कहीं ना कहीं उनके व्यवहार के ऊपर, उनके नेतृत्व के ऊपर भी ये वेब सीरीज़ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करती है।
किसी भी राज्य की राजनीति में राज्यपाल का इतना दखल हमने कभी नहीं देखा जो कि यह वेब सीरीज़ दिखाने का प्रयास करती है। या फिर हम ये कहें कि राज्यपाल को खलनायक बताकर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन पुराने समय में उस घोटाले से रहा हो, जिसके कारण से उसको सजा भी मिली। और यह वेब सीरीज़ यह भी बताने की कोशिश करती है कि बिहार में हमेशा से जातिगत बंटवारा रहा है। वहाँ की राजनीति कभी भी इस जातिगत बंटवारे से ऊपर उठकर नहीं आ पाई। वहाँ जातिगत आधार पर वोट पड़ते हैं, नेता जीतते हैं। इस वेब सीरीज़ में कैरेक्टर्स भी इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस वेब सीरीज़ का निर्माण किया गया है। जैसे कि जिस पार्टी के सीएम हैं भीम सिंह भारती, उस पार्टी के अध्यक्ष एक सवर्ण समाज के, लेकिन उनको बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का बताया गया है, उनको कैरेक्टरलेस बताया गया है। और यहाँ तक कि इस मूवी में धर्म गुरु पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि वो भी राज्यपाल के साथ इस तरीके के गलत काम में सम्मिलित थे जिसमें भीम सिंह यादव को फंसाया गया है या वो फंसे हुए दिखाई देते हैं। और महारानी के तौर पर हुमा कुरैशी ने जिस कैरेक्टर को प्ले किया गया है उसका महिमा मंडन आप देखेंगे तो आपको देखकर समझ में आएगा कि इस वेब सीरीज़ के पीछे कितना बड़ा एजेंडा काम कर रहा है। ये एक ड्रामा और एक फिक्शन मूवी तो है ही नहीं। जो डिस्क्लेमर में बोला गया है कि इसका किसी भी वास्तविक पात्र और घटना से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई मूवी किसी भी कैरेक्टर के साथ या किसी घटना के साथ 30-40% मैच कर रही हो, आप कैसे कह सकते हैं कि ये किसी पात्र या घटना के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब सुभाष कपूर ने अपने आप को कानूनी दायरे से बचाने के लिए शायद ये डिस्क्लेमर डाला होगा, लेकिन भारतीय जनमानस को इतना तो समझ में आता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये तो समझ ही सकता है कि महारानी का कैरेक्टर किसी स्टेट में किसके नाम पर था, ये नाम किसका था। आज हम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो रानी भारती के साथ सीधा सीधा कनेक्शन राबड़ी देवी का आता है। तो इतना तो किसी एक अंधे व्यक्ति को भी समझ में आता है, जब वो सुनता है महारानी तो सीधा बोल सकता है कि इट्स अ कैरेक्टर ऑफ राबड़ी देवी। लेकिन जिस तरीके से उनका महिमा मंडन किया गया है और नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके कैरेक्टर को डेंट किया गया है इस मूवी में। अब ये प्रयास कहाँ तक सार्थक होता है ये तो आगे की राजनीति में पता चलेगा, लेकिन हम यह जरूर बोल सकते हैं कि ये एक ड्रामा और एक फिक्शन मूवी तो कतई नहीं है। इस मूवी को बहुत ही बुद्धिमानी के साथ बनाया गया है, लोगों को टारगेट किया गया है और अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी की गई हैं किसी वर्ग विशेष को गलत बताकर।